हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के रैपिड रिवीजन की, यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें हम 15 से 20 मिनट में इस पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। एंड गाइज, अगर आप लोग इस चैप्टर का डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, डिटेल में इस चैप्टर को समझना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इसी चैप्टर का वन शॉट का लिंक मिल जाएगा आपको। आप वहां से इस चैप्टर को डिटेल में समझ सकते हो। बाकी दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर रिवीजन पर्पस। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पहले इस चैप्टर को कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, है ना, और यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में आपके पास क्या क्या टॉपिक्स है। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो आपके पास यहां पे बेटा कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, बेसिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन, आईटीएफ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक फंक्शन एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। काफी सारा टॉपिक है। एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर कैलकुलस। ये कैलकुलस की शुरुआत है। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी को समझेंगे कि कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। देखो, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब किसी फंक्शन का ग्राफ सीधा का सीधा ऐसा हो, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है तो वो फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये तो हुआ किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं, बाय यूजिंग ग्राफ। अब एक मेथड हमारे पास होता है लिमिट्स का यूज करके। तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस किसी पॉइंट पे तब होता है जब उसका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होती है, तो वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल अगर है तो इसके लिए आपको क्लास 11 का थोड़ा बहुत लिमिट्स आना चाहिए। तो मैंने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहां पे लिखे हैं जो कि इस चैप्टर में मैक्सिमम यूज होते हैं। तो मेक श्योर आप लोग लिमिट्स एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद बेटा, अगर मान लो आपके पास कोई फंक्शन है fx और दूसरा फंक्शन है gx, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट a पे, तो इसका मतलब क्या होगा? f प्लस और f माइनस gx वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। f का मल्टीप्लाई अगर मैं gx के साथ करता हूं वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और इनका अगर डिवाइड करता हूं तो वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू साइन x प्लस मॉड x। क्या ये फंक्शन x इक्वल्स टू 10 पे कॉन्टिन्यूअस है? तो आप अपने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, साइन x में और मॉड x में। अब साइन x जो होता है 10 पे कॉन्टिन्यूअस होता है, और मॉड x जो होता है वो भी 10 पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर ये फंक्शन भी 10 पे कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन भी 10 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका सम भी 10 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को लिमिट्स का यूज करके कैसे आप चेक करते हो? देखो, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है और जब 2 से बड़ी है तो fx की वैल्यू क्या है आपके पास? 2x माइनस 3। तो अगर मैं इसको किसी नंबर लाइन पे चेक करूं तो ये 2 है, 2 पे आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है। जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो आपका फंक्शन क्या है? 2x प्लस 3, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो आपका फंक्शन क्या है? 2x माइनस 3। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो मैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहता हूं। तो अगर मैं इस 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो मेरा फंक्शन क्या है? 2x प्लस 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 3। लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो फंक्शन क्या है? 2x प्लस 3। अब x की जगह पे जब 2 सब्सटीट्यूट करूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया? 7। उसी तरीके से बेटा, जब मैं अपने इस फंक्शन को राइट हैंड से अप्रोच करूंगा, राइट साइड से अप्रोच करूंगा, तो मेरा फंक्शन क्या है? 2x माइनस 3। तो अब अगर मैं x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करूंगा, 4 माइनस 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 1। तो ये दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है बराबर नहीं है। अब अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ऐसे आप अपने किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हो। क्लियर? अब आपके पास एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं एक बारी उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। आपके पास एक फंक्शन दिया जाएगा और वो बोलेगा ये फंक्शन जो है x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, और x इक्वल्स टू 0 पे तो इसकी वैल्यू 1 है, और x डज नॉट इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू है ये। अब अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है तो इसका मतलब क्या है? उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है? इक्वल है। अब अगर ऐसा है बेटा, तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है किस पे? 0 पे। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू ये है, 0 के राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये। क्योंकि x डज नॉट इक्वल्स टू पे 0 पे फंक्शन क्या है आपका? ये है। तो इसका मतलब क्या है? मैं सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंड की तरफ से फंक्शन को देखूं तो ये है, और राइट हैंड की तरफ से फंक्शन को देखूं तो ये है, दोनों तरफ सेम है। तो अगर बेटा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मुझे पता है ये तीनों चीज इक्वल है, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 कैसे निकालूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है आपके पास? साइन स्क्वायर लैम्डा x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन है।
अब अगर मैं अपने इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, देखो यहां पे देखो, साइन लैम्डा एक्स इंटू साइन लैम्डा एक्स, स्क्वायर था तो 2 बार ही लिख दिया। नीचे बेटा नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स इंटू एक्स लिख दिया और उसको लैम्डा इंटू लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं नीचे 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी मुझे 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये जो फंक्शन था, ये मेरे पास ये हो गया लैम्डा एक्स साइन लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स, साइन लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा स्क्वायर। और इसकी वैल्यू जब लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1, और ये लैम्डा स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। यानी कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लैम्डा स्क्वायर। एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पे f0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1 है। तो लैम्डा स्क्वायर अगर 1 के बराबर है तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-1। अगेन गाइस, अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो दिस सेशन इज नॉट फॉर यू, ठीक है, दिस सेशन इज नॉट फॉर यू, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए है, एक क्विक रिवीजन के लिए। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है अगर ये फंक्शन x डज नॉट इक्वल्स टू 0 पे ये है और x इक्वल्स टू 0 पे ये है। तो बेटा कैसे करोगे, अगर मैं लेफ्ट साइड से इस फंक्शन को देखूंगा तो मेरे पास ये फंक्शन है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये है। तो मैं एक काम करता हूं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं। अब अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो सबसे पहले मैंने अपने इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया। 1 माइनस, देखो एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और x साइन x ये तो एज इट इज रहेगा। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, इसके नीचे क्या चाहिए, kx/2 चाहिए। तो मैंने kx/2 से इससे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर मुझे इसके नीचे भी kx/2 चाहिए, तो kx/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब साइन x के नीचे x चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और एक x तो यहां पहले से था। क्लियर इतनी बात। तो यहां से मुझे एक चीज पता चली, ये x से ये x कट जाएगा, ये x से ये x कट जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू तो आएगी 1, तो 2 पहले से था, इसकी वैल्यू आ गई 1। फिर बेटा इसकी वैल्यू भी आएगी 1, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 1। यहां x से x, ये दोनों के दोनों x तो कट गए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा k²/2। देखो यहां पे मैं इनके सॉल्यूशन भी इसीलिए लिख के लाया हूं ताकि आपको फटाफट से समझ में आ जाए, देख के समझ में आ जाए कि हाँ क्या हुआ है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गया। और अगर मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करूं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपके पास कितना है, 1/2। तो k²/2 जो होगा वो 1/2 के बराबर है, यानी कि k² की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे बराबर है, तो इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अब करते कैसे हैं उसको हम समझेंगे। आपके पास इस चैप्टर में टोटल 4-5 टाइप के फंक्शंस हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, उनका डिफरेंशिएशन हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अपन लोग चेन रूल को बेसिक डिफरेंशिएशन और चेन रूल को समझेंगे। तो क्लास 11th में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि अगर मेरे पास 2 फंक्शंस ऐड होते हैं तो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। 2 फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्वोशिएंट रूल होता है। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x की पावर n-1। तो यहां से मैं 1/x और √x का डेरिवेटिव भी निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। ये सारा कुछ हम 11th ग्रेड में पढ़ चुके थे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस sin x, tan का secant स्क्वायर x, इसका ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये, कॉस इनवर्स का ये, इसका ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब आगे क्वेश्चंस करने से पहले ना आप लोग एक बारी चेन रूल समझ लो। डिफरेंशिएशन के सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं आपके पास, बस एक और है एक्सपोनेंशियल और लॉग के, तो 2-3 फॉर्मूले और है, बाकी डेरिवेटिव में सिर्फ इतने ही फॉर्मूले, इजीली याद हो जाएंगे। चेन रूल क्या कहता है कि अगर कभी आपके पास कोई कॉम्पोजिट फंक्शन आ जाए, कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, जैसे ये है y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब ये क्या है, कॉस के अंदर x की जगह पे x की पावर 3, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया है। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आता है तो आप सबसे पहले यहां पे क्या करोगे, 2 फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज,
सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। अब यहां पे इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? चेन रूल क्या कहता है कि जो पहले है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स की पावर 3। थीटा क्या है यहां पे? एंगल क्या है यहां पे? एक्स की पावर 3। अब बेटा ये जो अंदर दूसरा फंक्शन है एक्स की पावर 3, इसका डेरिवेटिव कर दो 3x², और ये वाला टर्म एज इट इज। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सबसे पहले क्या है? स्क्वायर है, मतलब ये है क्या? ये क्या है आपके पास? ये है बेटा आपके पास साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले इस स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 साइन एक्स की पावर 5। फिर बेटा उसके बाद इस साइन का डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? कॉस एक्स की पावर 5। फिर बेटा इस x की पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? 5x की पावर 4। तो इसका डेरिवेटिव ये पूरा का पूरा हो जाएगा। और सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन सॉरी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये चेन रूल है। मैंने यहां पे एक और सवाल भी लाया है, आप इसको आराम से प्रैक्टिस कर लेना, आंसर मैच कर लेना। क्लियर? ठीक है। फिर बेटा हमारे पास आते हैं इंप्लिसिट फंक्शंस। इंप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? अभी तक देखो दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, एक एक्सप्लिसिट जैसे fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, सिंपल एक ही वेरिएबल है। लेकिन जब आपके पास फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स आ जाए, जैसे y प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई, ये फंक्शन है, तो इसको बोला जाता है इंप्लिसिट फंक्शन। अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव करना है, तो मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दूंगा। y का डेरिवेटिव y डैश, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास? कॉस वाई, और कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन एक्स। अब यहां पे आप ध्यान से समझना कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो ध्यान से देखो, y का डेरिवेटिव तो हो जाएगा dy बाई dx, साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y। अब क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इस y का भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ऐसे ही cos x का डेरिवेटिव sin x, और इस x का डेरिवेटिव करोगे तो वो 1 आ जाएगा, dx अपॉन dx लिखोगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता। जब इसको दोनों से dy अपॉन dx, दोनों से dy अपॉन dx कॉमन ले लोगे, इसको उधर भेजोगे तो आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी ये। तो ऐसे आपके पास इंप्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं। अभी हम और क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। फिर आता है बेटा आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। यहां पे मैंने 3 क्वेश्चंस किए, मैं आपको कोई एक बता रहा हूं, बाकी के 2 आप इजीली सॉल्व कर लोगे। जैसे मान लो ये है आपके पास, तो ऐसे क्वेश्चंस हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सॉल्व करते हैं कि x की जगह पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई भी नहीं, मतलब आपको देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। अगर x की जगह पे मैं थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। cos इनवर्स से cos कट गया तो y इज इक्वल्स टू क्या बच गया? 2 थीटा। यानी कि थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स x। तो y जो है वो क्या है? 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव पूरे के पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये। अब ये क्वेश्चन आप एक बारी प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन आप एक बारी प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना इन क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जो ऐसा होता है a की पावर x, कुछ ऐसा सा। अब इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसकी डोमेन ये है, इसकी रेंज ये है। आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाता है e की पावर x, या इसको बोला जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल। और ये क्या है? e क्या है? एक यूलर नंबर है, ठीक है। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है ये, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है ये। लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, और इसका ग्राफ बनता है ऐसा, इसका डोमेन ये है, इसका रेंज ये है। ये कॉमन लॉग है, ये कॉमन लॉग है। लेकिन अगर मैं बात करूं नेचुरल लॉग की, तो उसको ऐसे लिखा जाता है log ex या फिर log x, सिंपल। और आपके पास जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे नेचुरल लॉग के ऊपर ही हैं। क्लियर? फिर log का डेरिवेटिव होता है बेटा 1 अपॉन एक्स। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। यहां पे log की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, log की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, तो ये प्रॉपर्टीज आप एक बारी देख लेना। लॉगरिथमिक फंक्शन उन क्वेश्चंस में यूज होता है ज्यादातर जहां पे कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो या फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन हो, वहां पे आप लॉगरिथमिक फंक्शंस का यूज करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स, फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन। तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं तो इधर तो हो जाएगा log y, और इधर क्या हो जाएगा? log x की पावर साइन एक्स। अब log m की पावर n की प्रॉपर्टी होती है n log m, तो बेटा ये साइन एक्स आगे आ जाएगा और log x एज इट इज। अब अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, फिर इस y का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा dy अपॉन dx। क्यों? देखो यहां पे क्या है? y, और मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो जब वेरिएबल चेंज होता है तो इस वेरिएबल का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। फिर यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज।
अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इस y को इधर भेजो, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा ये। क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आपके पास आता है पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जैसे y जो है आपके पास ft t की फॉर्म में दिया गया है, जैसे sin t है, x जो है t की फॉर्म में दिया है cos t, और वो आपसे पूछेगा dy अपॉन dx निकाल लो। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले dy अपॉन dt निकाल लो, फिर dx अपॉन dt निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास dy अपॉन dx आ जाएगा। जैसे sin t का डेरिवेटिव cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो माइनस cot t इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब dy अपॉन dx आ जाएगा। फिर है आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है? मान लो कोई फंक्शन है, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दो बार ही डिफरेंशिएशन करोगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तीन बार डिफरेंशिएशन करोगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऐसे ही वो आपसे कितनी भी बार डिफरेंशिएशन करने को बोल सकता है। ज्यादातर सेकंड ऑर्डर के आगे वो बहुत रेयर है कि पूछ ले, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जैसे फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एक बारी डेरिवेटिव करोगे ये, दो बारी करोगे तो ये, तीन बारी करोगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसे आप इनके आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब दो तीन क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं फटाफट से, है ना। मान लो आपको साइन स्क्वायर एक्स को e की पावर cos x की फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो इसको मैंने y ले लिया, इसको z ले लिया। अब मैं अगर मुझे क्या कह रहा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि ये y और ये z है, तो मुझे dy अपॉन dz निकालना है, dy अपॉन dz निकालना है। तो ये फंक्शन है y, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 2 आगे आ जाएगा sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x, चेन रूल लगा है, तो dy अपॉन dx आ गया ये। अब बेटा मैं z का डिफरेंशिएशन करूंगा, e की पावर cos x का होता है e की पावर cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, तो dz अपॉन dx आ गया ये। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे dy अपॉन dz निकालना है। तो dy अपॉन dz कैसे निकलेगा, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन dz। सिंपल कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं सॉल्यूशन भी लेकर आया हूं ताकि आप अपना आंसर मैच कर सको। वीडियो को पॉज करो, एक बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जैसे ये सवाल है, आपको ये चीज प्रूव करनी है, तो इस सवाल में क्या है, आप x की जगह पे साइन है, y की जगह पे साइन भी सब्स्टिट्यूट कर दो। जब मैं ऐसा करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ए साइन ए माइनस साइन बी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी यानी कि कॉस स्क्वायर बी, स्क्वायर से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू इसके बराबर आ जाएगा। अब यहां पे क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। सॉल्व करोगे तो यहां पे ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 यहां पे बचेगा और साइन ए माइनस बी अपॉन 2 यहां बचेगा। ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों को डिवाइड करोगे तो कॉट ए माइनस बी अपॉन 2 किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। अब इसके आगे अगर मैं कॉट को उधर भेज दूं तो a माइनस बी अपॉन 2 क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ए। अब a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉट इनवर्स ए। अब अगर बेटा मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं साइन इनवर्स x और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं साइन इनवर्स y, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y का हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर क्योंकि वेरिएबल अलग है तो y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dy अपॉन dx। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो कॉट इनवर्स a भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। बस अब इधर उधर भेज के dy अपॉन dx निकाल लो तो ये आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलो एक सवाल आपके पास लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर है, क्या कि आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो अब यहां पे y मतलब log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगेगी, y आगे आ जाएगा log cos x, x आगे आ जाएगा log sin y, है ना। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, ऐसे ही यहां पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। सॉल्व करो इसको, dy अपॉन dx log cos x एज इट इज, log cos x का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन चेन रूल, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x, फिर cos x का करोगे तो माइनस साइन x y एज इट इज। ऐसे ही इधर की साइड भी डिफरेंशिएशन करो तो ये आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कुछ कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आप dy अपॉन dx निकाल लो। मैंने क्या किया, जो dy अपॉन dx वाली टर्म है वो एक साथ कर दी, यहां से dy अपॉन dx वाली टर्म उधर भेज दी, dy अपॉन dx कॉमन ले लो तो ये बचेगा और इधर बचेगा ये, और इस पूरे को अगर मैं उधर भेज दूं डिवाइड में तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई ये। तो
ऐसे आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक और सवाल है आपके पास पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर कि x की वैल्यू दी गई है a सेकंड की पावर 3 थीटा, y की वैल्यू दी गई है ये, आपको d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये, और पैरामेट्रिक फंक्शन का भी क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा निकालोगे, ये आ गया। कैसे आया, चेन रूल लगा के, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करके। तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई ये, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद y फंक्शन है आपके पास ये तो dy अपॉन डी थीटा लगाओगे तो dy अपॉन डी थीटा आ गया ये। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट गया, डिवाइड करोगे कुछ कुछ चीजें कटेंगी, आपके पास फाइनली dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी ये साइन थीटा, dy अपॉन dx की वैल्यू बच जाएगी साइन थीटा। अब अगर dy अपॉन dx साइन थीटा है, उसने पूछा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है, यानी कि इसको एक और बार डेरिवेटिव निकाल दो। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव अगर आप करोगे, साइन थीटा का कॉस थीटा, अब क्योंकि यहां पे वेरिएबल चेंज है, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स, और डी थीटा अपॉन डी एक्स कहां से मिलेगा, यहां से, इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, कुछ कुछ कटेगा कुछ कुछ घटेगा, थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने को बोला उसने पाई बाई 4, तो आप एक काम करो, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 सब्सटीट्यूट करो, तो आपके पास 1 अपॉन में 12a इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना खुद, सॉल्यूशन है आपके पास, सॉल्यूशन है आपके पास, कहीं पे फंसोगे तो स्टेप देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं अगर इस सवाल को कराने बिठाऊंगा ना, तो फिर बेटा 2-3 घंटे में ये सेशन खत्म होगा, है ना। तो इसीलिए मैं सॉल्यूशन पहले से ही आपके लिए लाया हूं। अब जैसे ये सवाल है, अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर, फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो दोनों तरफ लो, इसको आप u कंसिडर कर लो, इसको v कंसिडर कर लो, तो y क्या हो जाएगा, u प्लस v के बराबर, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो u ये था, log लिया दोनों तरफ, तो du अपॉन dx आ गया ये, v ये था, v क्या था, v ये था, तो log लिया दोनों तरफ, dv अपॉन dx आ गया आपके पास ये। अब मुझे क्या चाहिए, dy अपॉन dx, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो इसको dv अपॉन dx क्या हो गया, इस वाले को और इस वाले को ऐड करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अच्छा, ये तो dv अपॉन dx है ना, ये आ जाएगा ऊपर जो लिखा है, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इसको और इसको ऐड कर दोगे तो dv अपॉन dx, सॉरी du अपॉन dx और dv अपॉन dx, इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो ये ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। क्लियर क्लियर। चलो एक और आखिरी सवाल देख लो। आपको बेटा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले बेटा आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो मैं यहां पे x की जगह पे अगर साइन थीटा सब्सटीट्यूट करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन जो है अंदर वाला, ये साइन इनवर्स x के बराबर आ गया। यानी कि अगर मैं इसको y मान लूं तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। फिर बेटा अगर मैं यहां पे x की जगह पे सेम साइन थीटा सब्सटीट्यूट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा, dv अपॉन dx करूंगा, तो 2 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास du अपॉन dx ये है, dy अपॉन dx ये है, सॉरी dv अपॉन dx ये है, तो मुझे क्या चाहिए था, du अपॉन dv चाहिए था, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया मेरे पास 1/2। तो ऐसे आप अपने इन सवालों को सॉल्व करोगे। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।